तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की जो वीडियो है ज्योग्राफी से है और ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की, यूरोप कॉन्टिनेंट की। एशिया महाद्वीप को हम पहले ही देख चुके हैं, कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट है और अधिकतर को हमने उसमें कवर कर लिया है। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एशिया महाद्वीप के बाद यूरोप महाद्वीप पर चलते हैं। तो यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे आज हम, और इसमें भी हम पूरा देखेंगे, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे आप यूरोप के पर्वत पढ़ें, चाहे आप यूरोप की नदियों को देखें, झीलों को देखें, यूरोप कॉन्टिनेंट की जितनी भी जल संधियां हैं उन्हें देखें, तो यहाँ पर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं आज। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें। हो सकता है आपको पूरा वीडियो देखने के बाद यूरोप महाद्वीप पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आपको कहीं और भी नहीं जाना पड़े। तो इसमें आज हम यूरोप महाद्वीप को पूरा कवर कर लेंगे। तो बात करते हैं हम यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप जो है वो विश्व का जो क्रम है वो 6ठे नंबर पर आता है। ये देखिए, आप यूरोप महाद्वीप का मैप देख सकते हैं। यहाँ यूरोप के कुछ देश दिख रहे होंगे आपको। तो ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। एक अगली स्लाइड देखते हैं तो अगली स्लाइड में भी आपको मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर और क्लियर है और ये यूरोप महाद्वीप है पूरा। यहाँ पर हो सकता है कि इसमें पिछले वाले जो मैप था उसमें कुछ छुटा हुआ है, तो यहाँ पर वो पूरा कवर है यहाँ पर। ठीक है, तो यूरोप की बात करें तो हम सबसे पहले तो यूरोप जो होता है वो 6ठे नंबर पर आता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम यूरोप महाद्वीप की तो ये 6 नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर हमने एशिया को देखा है। क्रम रूप में नहीं देख रहे हैं, हम इसी तरह से देख रहे हैं पहले। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में ये एशिया महाद्वीप से सटा हुआ है। जितना भी आप यहाँ देख रहे होंगे, ये रेड वाली यहाँ पर ये लाइन देख रहे होंगे, तो ये जितना भी है इधर हमारा इधर की साइड में आप यूरोप को देखेंगे और इधर हम एशिया को देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एशिया है और ये हमारा पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है। और इसमें यहाँ पर हम देखते हैं एक झील है, ये इसे कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर बोलते हैं इसको। सागर नाम दिया गया क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इसलिए इसको एक सागर का नाम दिया गया है, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने का भी काम करती है। एक बाउंड्री भी शेयर करती है, बाउंड्री का काम भी करती है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में हम देखते हैं यहाँ, तो उत्तर में हम देखते हैं तो उत्तर में आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पर हम आर्कटिक महासागर को देखते हैं। और इसके दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में हमको आप देखते हैं कि मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। ठीक है, और इसके हम पूर्व में बात करें तो यहाँ पर काकेकश पर्वत होगा, ये काकेकश पर्वत। ठीक है, और यहीं से एक नदी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, जो आकर के कैस्पियन सागर में गिर जाती है। और ये नदी भी यूरोप और एशिया महाद्वीप को विभाजन का काम करती है। इसके
पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। यहाँ पर हम अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हम इनको देखते हैं यूरोप महाद्वीप को। आगे बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, तो ये यूरोप महाद्वीप, ठीक है, लाइन बाय लाइन हम देखेंगे और उसके बाद में मैप के अनुसार हम पूरा यूरोप को कवर करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट 1 की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पर हमने एशिया महाद्वीप को देखते हैं। अन्य महाद्वीपों की तुलना में ये एक कैसा, एक विकसित और समृद्ध महाद्वीप है, ठीक है। एक विकसित भी है और एक समृद्ध महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े नगर भी हैं और यहीं पर वह है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन है और जिसने अधिकतर देशों पर राज किया है। तो ये एक विकसित देश है, विकसित विकसित महाद्वीप है। इसके उत्तर में हम देखते हैं तो आर्कटिक महासागर, ठीक है, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में काकेकस पर्वत और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ये इसकी नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट हम इनको देख लेते हैं। उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर। एशिया से यूरोप का जो विभाजन होता है, देखिए एशिया से जो यूरोप का विभाजन होता है वो इसके पूर्व में स्थित है एक यूराल पर्वत, ठीक है, के जल विभाजक जैसे यूराल नदी, ठीक है, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत श्रृंखला और दक्षिण पश्चिम में स्थित है एक काले सागर। इसके द्वारा एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को हम अलग अलग कर लेते हैं, इनका विभाजन देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन के बारे में, तो जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो पॉपुलेशन के बाद में ये 3rd नंबर पर है। और अगर हम एरिया वाइज देखें इसे, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, तो ये विश्व का छठा महाद्वीप है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे और इसका ये वाली लाइन भी आप याद रखेंगे कि कौन कौन से इसको अलग अलग करते हैं, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। तो देखिए यूरोप का जो कुल क्षेत्रफल है 170, 75, 400, ठीक है, 170, 75, 400, इस तरह से याद रखेंगे तो हमें जल्दी याद रहेगा। 170, 75 और 400 हमने भी इसी तरह से याद रखा है, क्योंकि इस तरह से याद करना थोड़ा आसान होता है। अगर हम लाख करोड़ में बात करते हैं तो हमें ठीक से वो याद नहीं रहता, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ठीक है। तो 170, 75, 400 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो जनसंख्या है वो है 74, 71, 82, 751, ठीक है। 74, 71, 82, 751 है 2019 के अनुसार। विश्व की कुल जनसंख्या का ये 11%, ठीक है, 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और यूरोप में देशों की बात करते हैं तो कुल 50 देश हैं। और यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश देश जो हैं वो क्या है, वो 3 ओर से सागर या महासागर से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी जो अधिकतर जो देश हैं वो 3 ओर से या तो सागर से या फिर महासागर से घिरे हुए हैं। वो हम आगे मैप में देखेंगे तो किस तरह से इनको हम प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मैप के साथ में देख लेते हैं। तो मैप हमारे सामने आ गया है और हम देखिए यूनाइटेड किंगडम ये कि प्रायद्वीप है, ठीक है। मुख्य कुछ प्रायद्वीपों के बारे में बात करते हैं। तो यूके, ठीक है, यूके एक प्रायद्वीप है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। देखिए यूके में एक तो आपका इंग्लैंड, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ये, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड
और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ये आयरलैंड है पूरा ये वाला, लेकिन हम इसका केवल इतना हिस्सा, ये जो ये वाला, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड है ये। अगर हम इनको मिला लें, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4, अगर हम इन चारों को मिला लें तो इन चारों को हम संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और ये जितने भी देश आप देख रहे होंगे, यहाँ पर उत्तरी सागर है, ठीक है, इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो इस तरह से ये तीन ओर से सागर या महासागरों से घिरे हुए हैं, ठीक है। नीचे हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर ये आयरिश सागर है। तो इसीलिए हम इसको महाद्वीप को प्रायद्वीपों को महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में केवल 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। और अगर हम इसी में, ठीक है, एक है इसमें ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं, ठीक है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी कि जितना भी, अगर हम इतने एरिया की बात करते हैं ये वाला, ठीक है, तो इन 1 2 और 3 यानी कि वह तीनों देशों के जो नंबरिंग है, नंबरिंग के हिसाब से देखें तो ग्रेट ब्रिटेन में 1 2 और 3 ये देश हैं। केवल 1 को हमने इंडिकेट किया है स्कॉटलैंड से, ठीक है, और सेकंड नंबर को जो इंडिकेट किया है वो क्या हमने इंग्लैंड को, और थर्ड नंबर को क्या हमने वेल्स को। तो इन तीनों को मिला लें तो हम इन तीनों की बात करें तो ये संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, इसे हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से बोलते हैं। और साथ ही अगर हम इसमें उत्तरी आयरलैंड को और जोड़ दें, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा यूके बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखेंगे। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसको निम्न में से कौन सा एक यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है या यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो इस तरह से पूछ ले जाते हैं, नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से एक ऑप्शन को हटा कर किसी दूसरे देश को का नाम लिख देते हैं, जिससे कि पता कर सकें हम कि कौन सा देश ग्रेट ब्रिटेन या यूके का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात हम याद रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन मैप के साथ में हमने यहाँ देख लिया, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जब भी आप, एक सजेशन है आपके लिए कि अगर जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ें तो ज्योग्राफी को पढ़ने के साथ में आप अपने साथ में एक एटलस रखें, मैप रखें, और मैप के साथ एक अच्छे से आप उसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हम बाल्कन रीजन, ठीक है, बाल्कन जो प्रदेश हैं, बाल्कन रीजन में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें देखिए अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और ग्रीस, ठीक है। तो जितने भी ये 7 जो देश हैं, ये सारे, ठीक है, जो 7 कंट्री हैं, ये 7 कंट्री हमारी बाल्कन प्रदेश होती हैं। ये बाल्कन देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं मैप में देखें तो यहाँ पर जितना भी ये आपको ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये, तो ये जितना भी हिस्सा हम देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, ये बाल्कन प्रदेश हैं, ठीक है। सभी देशों को नाम नहीं दिए हैं हमने, लेकिन बाकी जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। तो ये हमारे बाल्कन प्रदेश हैं, जिसमें माल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, डोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, तो ये सभी जो प्रदेश हैं, ये सभी देश हमारे बाल्कन प्रदेश हैं, ठीक है। बाल्कन से हम इसे बाल्कन प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर देखें तो बहुत सारे हमारे यहाँ कई देश देख रहे होंगे आपको। जैसे सबसे ऊपर हम बात करें स्लोवानिया की, ठीक है, और इधर हम देखें तो मालडोवा, ठीक है, इसके इधर देखें हम पूर्व में तो मालडोवा है, और दक्षिण में देखें तो ग्रीस, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी ये देश हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, तो ये जितने भी ये देश हैं, ये सारे के सारे देश हमारे बाल्कन प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। बाल्कन प्रदेश के लिए पूछा जाता है कि बाल्कन प्रदेश कौन सा है, बाल्कन में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना आए। अब बात करते हैं हम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप की, ठीक है।
स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप हैं और एक है स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है, ठीक है, प्रायद्वीप की बात करें तो इसमें केवल 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। केवल ये हमारे कौन से हैं, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप हैं। तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप हम याद रखेंगे 3 देश आते हैं। लेकिन अगर बात करें हम स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में तो इसमें 2 देश डेनमार्क और आइसलैंड और जुड़ जाते हैं और ये जुड़ने के बाद में ये बन जाता है स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, मैप पे देखें तो मैप हम देखें, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अगर हम स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप की बात करें तो इसमें केवल 3 देश आते हैं। एक तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये नॉर्वे है। ठीक है, ये नॉर्वे है, जो रेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पूरा, ठीक है, ये नॉर्वे है। और इसके नीचे ही एकदम आए तो ये आपका स्वीडन, और स्वीडन के साथ में इधर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका होता है फिनलैंड। ठीक है, तो ये जो तीनों देश हैं, अगर हम तीनों देशों को इनको मिला दें एक साथ तो ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहलाएगा ये। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, ये 3 देश आते हैं, इसमें तीनों देशों को याद रखेंगे। केवल इसमें 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, तो ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। ठीक है, अगर स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में बात करें तो इसमें 2 देश और मिल जाएंगे। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं आइसलैंड। ठीक है, सबसे ऊपर ये देख सकते हैं, ये आपका आइसलैंड है। ठीक है, ये आइसलैंड है और इसके नीचे देखिए नॉर्वे और स्वीडन के नीचे यहाँ पर ये आपको यहाँ पे मिलेगा डेनमार्क। ठीक है, ये इतना हिस्सा ये डेनमार्क है। ठीक है, अगर हम इनको भी इसमें जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये बन जाता है हमारा स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, तो 2 बातें यहाँ पर हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कौन से हैं और स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं। तो स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप हैं उसमें 3 देश आते हैं, केवल रिपीट करते रहें, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और अगर हम इस स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में बात करते हैं तो उसमें 2 देश और जुड़ जाते हैं, तो आइसलैंड और नीचे आपको मिलेगा डेनमार्क। ठीक है, इनको तो ये 5 देशों का एक, इनमें हम 5 देशों को देखेंगे और यहाँ पर हम केवल 3 देश देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे, केवल 2 चीज़ें यहाँ पर, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप और स्कैंडिनेवियाई देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन जो प्रायद्वीप है इसमें केवल 2 देश आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल। देखिए ये वाला पिंक वाला जो हिस्सा है ये पुर्तगाल है और इधर ये ग्रीन, ठीक है, ये आपका स्पेन है। ठीक है, तो इन दोनों देशों के बारे में, इन दोनों देशों को अगर हम संयुक्त रूप से जानें तो ये कहलाता है हमारा आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है, आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 देश हैं केवल इसमें, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, आइबेरियन प्रायद्वीप। आगे देखें बाल्टिक देश, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी बाल्टिक प्रदेश पूछा जाता है कि बाल्टिक देश जो होते हैं उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो बाल्टिक देश में आप देखेंगे कि तो एस्टोनिया, देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एस्टोनिया है, उसके नीचे आता है आपका लताविया और नीचे आता है आपका लिथुआनिया। ठीक है, तो 3 देश हैं ये, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों देश हैं। इन तीनों देशों को हम बाल्टिक देश कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहा होगा आपको बाल्टिक सी है ये। ठीक है, ये बाल्टिक सी है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ रिगा है, रिगा की खाड़ी, और ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो फिनलैंड की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी, ये बोथनिया की खाड़ी है। ठीक है, पूछा जाए बोथनिया की जो खाड़ी है वो किन 2 देशों के, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच है। गल्फ ऑफ फिनलैंड यानी कि फिनलैंड की खाड़ी, एस्टोनिया और ऊपर फिनलैंड है इसके। ठीक है, तो बाल्टिक देश के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बाल्टिक देश में हम 3 देश हैं, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। 3 देश हैं इसमें, केवल तीनों देशों को हम यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये 3 देश हैं, जो तीनों देश हमारे बाल्टिक देश होते हैं। इन्हें हम बाल्टिक देश बोलते हैं कि बाल्टिक देश हैं। प्रश्न बन जाता है कि बाल्टिक देश कौन कौन है या कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि बाल्टिक देश में कौन शामिल नहीं है।
ठीक है। अगर हम इस तरह से एक प्रश्न बनाएं तो ऑप्शन में आपको दे दिया, चलिए एक दे देते हैं हम, चलिए जैसे लताविया, ठीक है। बी ऑप्शन में हम दे देते हैं एस्टोनिया, ठीक है। सी ऑप्शन में हम दे देते हैं लिथुआनिया और एक डी ऑप्शन में हम दे देते हैं स्वीडन, ठीक है। स्वीडन दे दें या फिर फिनलैंड दे दें। तो कौन शामिल नहीं है, ठीक है। प्रश्न बनता है हमारा कौन शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, तो भाई लताविया तो है ही, एस्टोनिया भी है, लिथुआनिया भी है, और कौन नहीं है, तो स्वीडन नहीं। तो सही आंसर हमारा होगा स्वीडन, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में इसका क्रम भी पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन से देश हैं, बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर हम रखेंगे ALL और यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिक AE, तो LE के नाम से भी याद रख सकते हैं इसको हम, ठीक है। A फॉर एस्टोनिया, ठीक है, एक ट्रिक बनाई है ये, क्योंकि एस्टोनिया ई से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हम A से करेंगे, ठीक है। देखो A फॉर एस्टोनिया, L फॉर लताविया और ली को हम एक साथ हैं, ली मतलब लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया। तो इस तरह से हम इसको LE के नाम से याद रख सकते हैं। तो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, तीनों देश हमारे बाल्टिक देश हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। तो अगली स्लाइड हम देखते हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बना है और थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ आप देखेंगे नॉर्थ पोल, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्या है, ठीक है, ये आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये आर्कटिक महासागर है, और ये सारे देश आपको दिख रहे होंगे ये ऊपर उत्तर की तरफ से। देखिए आर्कटिक वृत्त, ठीक है, 66.5 डिग्री, ठीक है, 86.5 डिग्री जो अक्षांश है वो कुल 4 देशों से गुजरता है। कौन कौन से? एक तो देखिए यहाँ पर आपको देख रहा होगा नॉर्वे, ठीक है, तो एक तो नॉर्वे से गुजरेगा ये, ठीक है, ये आपका यहाँ है, ये एशिया के, केवल हम एशिया की बात कर रहे हैं, बाकी देशों की बात नहीं कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं। तो यूरोप में हम केवल यूरोप के 4 देश हैं। सबसे ऊपर देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये आपको नॉर्वे दिखेगा। नॉर्वे के नीचे आते हैं तो हम स्वीडन है, ठीक है, स्वीडन से भी ये जो वृत्त है ये आर्कटिक सर्कल है, ये वाला, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 66.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो ये 4 देशों से गुजरता है आपका। सबसे पहले ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और उसके नीचे आपका आता है नीचे रूस, ठीक है, रूस। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, ये 4 देश, इन चारों देशों से ये आर्कटिक वृत्त होकर के गुजरता है, ठीक है। और इस वृत्त का नाम आर्कटिक महासागर में होने के कारण इसका नाम पड़ा है, ठीक है। वो जानते होंगे कि ये क्या है, आर्कटिक महासागर है ये, ठीक है, पूरा क्या है, आर्कटिक महासागर है ये। तो इस आर्कटिक महासागर में होने के कारण इसका आर्कटिक वृत्त इसका नाम पड़ा है। और एक महत्वपूर्ण जो इसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, आर्कटिक वृत्त से सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो कौन सी है, किस देश की है, तो वो आइसलैंड की राजधानी है रेज़्याविक, ठीक है, रिज़ेविक है, ठीक है, जो दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी भी है, ठीक है। दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है कौन सी, रिज़्विक है। तो नॉर्वे है ये, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी है रिज़्विक, जो इस आर्कटिक महासागर, आर्कटिक जो सर्कल है इसके सबसे नज़दीक है। तो इतने हम याद रखेंगे। तो पूरा हम आर्कटिक वृत्त के बारे में बात कर रहे थे। तो आर्कटिक जो वृत्त है वो 4 देशों से होकर के गुजरता है, नॉर्वे, स्वीडन, रूस और फिनलैंड से। एक पॉइंट तो हमें यह याद रखना है। दूसरा रखना है कि जो आर्कटिक वृत्त से जो सबसे नज़दीक राजधानी वो आइसलैंड की राजधानी है रेज़्याविक, ठीक है, और ये दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी भी है, ठीक है। तो इतनी हम बातें यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों की, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आल्प्स पर्वत की। तो आल्प्स पर्वत देखिए, इसका जो विस्तार पूछा जाता है कि इसका विस्तार किस देश में है, किस देश में नहीं है। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं। तो आपको यहाँ से ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये, ठीक है, ये आपका आल्प्स पर्वत है, ठीक है, ये आल्प्स पर्वत है। और इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ पर है, देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो इसका विस्तार एक तो फ्रांस में देखने को मिलता है हमें, ठीक है,
स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है, इटली में देखने को मिलता है और एक ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 4 देश हैं, इन चारों देशों में इसका विस्तार है आल्प्स पर्वत का, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, और इसकी एक सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट ब्लैक है इसकी सबसे ऊंची चोटी, माउंट ब्लैक है। ठीक है, माउंट ब्लॉक इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 4808 मीटर है, और ये कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। ठीक है, ये फ्रांस है। ठीक है, ये फ्रांस है और यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी ये, तो ये माउंट ब्लॉक पर्वत है जो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे याद रखेंगे ये। ठीक है, ये आपका है कौन सा? आल्प्स पर्वत। ठीक है, 4 देशों में इसका विस्तार है, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में, 4 देशों में केवल इसका विस्तार है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैंक है जो फ्रांस में स्थित है। अगली बात करते हैं पिनेरीज पर्वत। ठीक है, पिनेरीज माउंटेन, तो यह जो एक क्या है? एक नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, और ये केवल क्या है? ये फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका पिनेरीज पर्वत। ठीक है, पिनेरीज पर्वत है, ऊपर आपको फ्रांस दिख रहा होगा और नीचे हमें ये स्पेन दिख रहा होगा। तो फ्रांस और स्पेन को ये क्या करता है? अलग अलग करता है, इसका विभाजक के रूप में भी काम करता है। तो 2 पर्वत देख लिए हमने, आल्प्स और पिनेरीज पर्वत, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, काकेकश पर्वत है। ठीक है, काकेकश पर्वत है, देखिए ये काकेकश पर्वत, यहाँ पर हम देखेंगे ये काकेकश पर्वत ये रहा आपका, यहाँ पर है ये ये रहा। ठीक है, तो काला सागर और कैस्पियन के मध्य स्थित एल्ब्रूज पर्वत, ठीक है, एल्ब्रूज पर्वत यूरोप और जॉर्जिया देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, किसकी है ये एल्ब्रूज जो है, ये किसकी है सबसे ऊंची चोटी? ये काकेकश पर्वत की है। ठीक है, जो काकेकश पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? एल्ब्रूज है। और कहाँ पर है ये आपको देखने ये मिलेगी यूरोप और जॉर्जिया। ठीक है, यूरोप और जॉर्जिया, यूरोप में है लेकिन, और जॉर्जिया देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, ये जॉर्जिया है ये वाला, ये देखिए ये जॉर्जिया है ये वाला। तो काकेकस पर्वत यहाँ पर देखने को देखा हमने, और यह एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जिसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर देखें? अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, इन 3 देशों में इसका विस्तार है। किसका? काकेकस पर्वत का। तो 3 देशों में इसका विस्तार है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में। ठीक है, और कैस्पियन जो सागर है, कैस्पियन सागर के एकदम ये लगा हुआ है वहीं से ये। ठीक है, अगला है हमारा यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एक कैसा है कि अवशिष्ट पर्वत है ये। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत है, श्रृंखला है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, जो यूरोप को एशिया से, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, ये वाला ये, ठीक है, तो ये एक हमारा है यूराल पर्वत है। इधर ये हमारा एशिया है। ठीक है, ये एशिया है और इधर हमारा यूरोप है ही ये। तो इन दोनों को ये क्या करता है? अलग भी करता है, इनको विभाजक के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से एक नदी निकली है यूराल नदी, जो आकर के कैस्पियन सागर में गिर जाती है, और ये का आपका कैस्पियन सागर है। इस तरह से ये, और ये यूराल, ये काकेकस पर्वत है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको इसको अलग अलग करता है यूरोप को एशिया से। ठीक है, तो यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत, तो यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है, और ये रूस में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? पर्वत है, चोटी है, वह है नोरोडना। ठीक है, नोरोडनिया। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पर्वत नोरोडनिया है। ठीक है, किसकी है? ये यूराल पर्वत की। ठीक, चलिए अब अगला हमारा पेनाइन्स पर्वत। पेनाइन्स पर्वत देखिए, पेनाइन्स जो पर्वत है ये यूके, ठीक है, पर्वत जो श्रृंखला है यूके का मेरुदंड कहलाती है। ठीक है, पूछा जाता है कि यूके की मेरुदंड कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो वो आपको देखने मिलेगा पेनाइन्स पर्वत। ठीक है, ये पेनाइन्स पर्वत है। ठीक है, ये पेनाइन्स है, पूरा आपको दिख रहा होगा। तो ये पेनाइन्स पर्वत है जो कहाँ पर है? ये आपको यूके, यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि इंग्लैंड वाला हिस्सा है ये। ठीक है, इंग्लैंड है। ठीक है, ये इंग्लैंड में मिलेगा। ये आपका यहाँ वेल्स है और यहाँ पर आपका स्कॉटलैंड है। ठीक है, तो तीनों का यूके बोला जाता है इसे।
ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी, किसमें अधिकतर जो इसका भी जो विस्तार है, अधिकतर किसमें विस्तार है इसका, तो वो इंग्लैंड में है। ठीक है, इंग्लैंड में इसका अधिकतर विस्तार है, किसका, पेनाइन्स पर्वत का। ठीक है, चलिए अब कुछ भ्रंश पर्वत हैं, भ्रंश पर्वत भी हम देख लेते हैं। तो भ्रंश यानी कि घाटी वाले जो होते हैं, घाटी में तो ब्लैक फॉरेस्ट है एक, तो सबसे पहले हम ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है। ठीक है, इसी पर्वत श्रृंखला से डैन्यूब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट है, ये आपको ब्लैक फॉरेस्ट रीजन देख रहा होगा, ये आपको ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, ये वाला कहाँ है, ये जर्मनी में है, और यहीं से एक नदी निकली है डैन्यूब। ठीक है, जो लगभग 10 देशों से और 10 देशों की 5 राजधानियाँ भी इसके तट पर स्थित हैं। ठीक है, और एक जूरा पर्वत है आपका, जूरा पर्वत। ठीक है, जूरा पर्वत है, ये भ्रंश पर्वत है, ये भी एक। ठीक है, जो कहाँ मिलेगा, जो कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड के मध्य है, इनके फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य है। ठीक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य है, सीमा बनाता है, जो मुख्यतः स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो ये अधिकतर जो मुख्यतः ये स्विट्जरलैंड में है, और ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य एक सीमा भी बनाता है, एक विभाजन का काम भी करता है। ठीक है, यहाँ छोटी एक मैप है, ये छोटा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जूरा पर्वत। ठीक है, नीचे आपका ये आपका स्विट्जरलैंड है और ये आपका फ्रांस है। ठीक है, तो भ्रंश पर्वत हैं ये आपके दोनों। अब ज्वालामुखी पर्वत देख रहे हैं तो वोल्केनो माउंटेन्स हैं। तो स्ट्राम्बोली पर्वत सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है एकदम। ठीक है, तो स्ट्राम्बोली पर्वत है, ये एक सक्रिय ज्वाला है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है, और भूमध्य सागर में है ये लिपारी द्वीप पर, कहाँ, इटली में स्थित है। ठीक है, इटली में स्थित है, लिपारी द्वीप पर है। और स्ट्राम्बोली जो पर्वत है, इसे क्या बोला जाता है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा, किस ज्वालामुखी को कहा गया है या किसे कहते हैं, तो वो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली पर्वत है, इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आज का अगला हमारा नेक्स्ट आपका एटना। तो एटना जो है ये आपका भूमध्य सागर में है। ठीक है, भूमध्य सागर में इटली देश में स्थित है, और यह भी कैसे एक एक्टिव वोल्केनो है, जो एक परिपोषित शंकु का उदाहरण है। ठीक है, तो एटना से आप याद रख सकते हैं, एटना इटली में है। ठीक है, ये इटली में है, और जो स्ट्राम्बोली है ये भी कहाँ है, ये भी इटली में है, और इटली में भी कहाँ है, ये इटली के लिपारी द्वीप पर। ठीक है, लिपारी द्वीप पर है ये। ठीक है, चलिए तो विसुवियस पर्वत। ठीक है, विसुवियस पर्वत जो है ये भी एक कैसा एक ज्वालामुखी पर्वत है, और इटली की मुख्य भूमि पर स्थित एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो है ये। ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो है ये। ठीक है, और यह मुख्य यहाँ पर एक विस्फोट हुआ था, कब, 79 AD में विस्फोट हुआ था सबसे पहले, जो देखा गया था पहले। ठीक है, इसलिए उसे सबसे प्राचीन ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, इसे सबसे प्राचीन ज्वालामुखी माना जाता है क्योंकि 79 AD में, ठीक है, यहाँ पर एक विस्फोट देखने को मिला था, और इसीलिए इसे सबसे प्राचीन ज्वालामुखी भी माना जाता है, विसुवियस पर्वत को। इटली में है ये भी। तो तीन है हमारे, तीनों हमारी अधिकतर ये इटली में ही है, तीनों को हम याद रखें, स्ट्राम्बोली, एटना और विसुवियस पर्वत। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यूरोप की मुख्य नदियों के बारे में। ठीक है, यूरोप की कौन कौन सी नदियां हैं और कहाँ कहाँ से उनका उद्गम होता है, कहाँ पर आकर के गिरती हैं। तो वोल्गा नदी है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी है वोल्गा रिवर। ठीक है, वोल्गा नदी है सबसे लंबी, जो रूस में प्रभावित होती है, और इस नदी के तट पर, ठीक है, वोल्गाग्राद नगर स्थित है, और ये कहाँ, वल्डाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और ये कहाँ से निकलती है, वल्डाई पहाड़ी से निकलती है, और कहाँ गिर जाती है, ये जाकर के कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ठीक है,
तो ये आप देख रहे हैं, पूरा मैप नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे ये, ठीक है। तो आकर के कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये वोल्गा है, और कहाँ से निकलते हैं, ये वल्डाई पहाड़ी से निकलती है, और इसी के तट पर एक वोल्गोग्राद, ठीक है, ये वोल्गोग्राद है यहाँ पर ये इसका ये स्थित है। दूसरी है यूराल नदी। तो यूराल नदी, यूराल रिवर, यह नदी एशिया और यूरोप से अलग करती है, ठीक है। इसको एशिया को यूरोप से अलग करती है, पहले बात कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है। यूराल नदी का जो उद्गम है वो दक्षिण यूराल से होता है, ठीक है, दक्षिण यूराल से होता है, और ये भी कहाँ पर आके गिर जाती है, ये भी कैस्पियन सागर में आकर के गिर जाते हैं। तो ऊपर यहाँ देख रहे होंगे ये आपकी यूराल नदी है, और ये कहाँ से निकलती है, दक्षिण जो यूराल पर्वत है, तो यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग से, ठीक है, दक्षिणी भाग से निकलती है, दक्षिण यूराल से निकलती है, और आकर के ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो वोल्गा सबसे लंबी नदी वोल्गा है, ठीक है, और एशिया और यूरोप को जो अलग करने वाली जो नदी है वो कौन सी है, वो है आपकी यूराल नदी। डैन्यूब नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहली नदी थी वोल्गा, दूसरी है आपकी डैन्यूब है, ठीक है, जिसका उद्गम होता है कहाँ से, जर्मनी से उद्गम होता है। जर्मनी में भी कहाँ से, ब्लैक फॉरेस्ट से होता है, ठीक है, से होता है, और ये कहाँ पर, ब्लैक सी यानी कि काला सागर में आकर के ये गिर जाती है, ठीक है, ब्लैक सी यानी कि काला सागर में गिरती है। और डैन्यूब नदी जो है ये यूरोप में सबसे अधिक नहीं 10 देशों से होकर के बहने वाली नदी है, और इस नदी के तट पर 4 देशों की, 4 नहीं 5 देशों की राजधानी है, ठीक है, 4 नहीं, इसको सही कर लेंगे, 4 नहीं है 5 देश, ठीक है, 5 देशों की राजधानी है। किस नदी के तट पर है, ये डैन्यूब नदी के तट पर, ठीक है। कौन कौन सी, देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, और इसकी राजधानी वियना, ये भी यहाँ पर स्थित है, ये वियना है, ठीक है, वियना। और हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये आपका हंगरी उसी के बराबर में ऑस्ट्रिया के, ये आपकी बुडापेस्ट, ठीक है। और हंगरी, ये चलिए सॉरी यहाँ पर ये हो गया, चलो हम इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये डबल डबल हो गए दोनों, हंगरी भी और बुडापेस्ट, ये सॉरी ये हंगरी, वो ऑस्ट्रेलिया और ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये भी इसके तट पर है। और एक है कौन सी, हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, ठीक है, ये आपको देखिए स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ठीक है, यहाँ पर ये भी स्थित है। कहाँ पर है, ये भी आपका डैन्यूब नदी के तट पर है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो दो हमारे ये हुए, ठीक है। थर्ड नंबर पर हम लिखते हैं, तो थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे सर्बिया, ठीक है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड, ये भी इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर, ठीक है, फोर्थ नंबर हम लिखेंगे रोमानिया, ठीक है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, ठीक है, बुखारेस्ट, वो भी इसी नदी के तट पर है। और पांचवा है आपका स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया, जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, ठीक है, हाँ वो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, स्लोवाकिया ये, ठीक है। तो 5 आपका ये हो गया, ठीक है। तो ब्रातिस्लावा ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से 5 देश हैं, 5 देशों की जो राजधानी है वो यहाँ पर इसी देश के
इसी नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो अधिकतर ये 10 देशों से होकर के बहती है और 5 देश हैं, 5 देशों के जो राजधानी हैं वो इस नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तो इस तरह से 5 देश हैं, 5 देशों की जो राजधानी है वो यहाँ पर इनके देशों के इस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो डैन्यूब नदी, तो डैन्यूब नदी को हमने देखा जो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और जाकर के काला सागर में गिर जाती है। ठीक है, और जो देश हैं जिनसे होकर के बहती है वो उनमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया। ठीक है, तो ये 10 देश हैं, इन 10 देशों से ये नदी होकर के बहती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पो नदी। ठीक है, पो नदी इटली की गंगा कहते हैं इसे। ठीक है, पो नदी है जिस नदी को क्या कहते हैं, इटली में उत्तरी इटली में प्रभावित होती है, लेकिन इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। और ये कहाँ गिरती है, ये एड्रियाटिक समुद्र में आकर के गिर जाती है, एड्रियाटिक सी में गिर जाती है। ठीक है, तो पो नदी हम देखें, देखिए पो नदी यहाँ पर ये रही। ठीक है, सॉरी ये पो नदी है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ वेनिस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर है, इसमें आकर के गिर जाती है और जिसे क्या कहते हैं, इटली की गंगा, इटली की गंगा कहते हैं इसे। पो नदी को इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और पो नदी जो है नदी के तट पर एक मिलान और तुरिन नगर स्थित हैं। ठीक है, मिलान और तुरिन ये 2 देश हैं, 2 नगर हैं जो इस नदी के नदी तट पर स्थित हैं। अगली नदी यहाँ की टाइबर नदी है। ठीक है, टाइबर नदी, यह नदी ठीक है इटली और वेटिकन सिटी में प्रभावित होती है और इस नदी के तट पर इटली की जो राजधानी है रोम वो इसी पर स्थित है और रोम को क्या कहता है, शाश्वत नगर भी कहा जाता है। तो ये देख रही होगी आपको टाइबर नदी। ठीक है, ये टाइबर नदी है। ठीक है, और इसकी ये रोम, इटली की राजधानी रोम इसी के तट पर स्थित है, यहाँ पर है। ठीक है, ये वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो यहाँ से ये टाइबर नदी आकर ये बहती है। तो एशिया की यूरोप की नदी हैं। एक आती है आपकी सीन नदी, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो फ्रांस की एक महत्वपूर्ण नदी है जो इंग्लिश चैनल में गिरती है और इस नदी के तट पर पेरिस की राजधानी स्थित है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी स्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कहाँ पर है, बह रही है। तो देखिए यहाँ पर है आपका सीन नदी, आपको यहाँ पर पो, और फ्रांस में आपको सीन नदी, ये रही आपकी यहाँ पर सीन नदी। ठीक है, ये बहते हुए यहाँ हैं। ठीक है, और ये कौन सा, ये इंग्लिश चैनल है ये। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है, ये यहाँ पर आकर के इसमें गिर जाती है। ठीक है, और इसी की फ्रांस की जो राजधानी है ना पेरिस, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और अगली एक नदी है आपकी एल्ब नदी। ठीक है, और एक है रोन नदी। ठीक है, दोनों नदियों को भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो एल्ब नदी जो है आपकी वो पूर्वी जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और यह नदी ज्वार नदमुख, ठीक है, ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये देख रहे होगे आपके यहाँ से ये बहती हुई ये एल्ब नदी है। ठीक है, ये आपका डैन्यूब नदी को भी हमने देखा। ठीक है, कुछ और छोटी बड़ी नदियाँ भी यहाँ पर हैं, लेकिन हम जो कुछ इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं उन्हीं को देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये एल्ब नदी है। ठीक है, ज्वार नदमुख बनाती है और कहाँ गिरती है, उत्तरी सागर में आकर के गिर जाती है। एक आती है आपकी रोन नदी। ठीक है, रोन नदी, और रोन नदी आपको यहाँ पर ये देखिए, ये रही रोन नदी, भूमध्य सागर में गिरती है ये। ठीक है, ये आपकी यहाँ से है और ये आकर के रोन नदी है और ये आपको मेडिटेरियन सी दिख रहा होगा। ठीक है, भूमध्य सागर में आकर के ये गिर जाती है। और फ्रांस की मुख्य नदी जो दक्षिण भाग में बहती है वो भूमध्य सागर में गिरती है और इसकी जो सहायक नदी है सोने। ठीक है, इसकी सहायक नदी एक सोने है। सोने नदी के तट पर एक लियोन नगर स्थित है
जो इंटरपोल का मुख्यालय है, ठीक है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, लियोन में है, मतलब कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है। तो ये कुछ नदी और देखी हमने। और एक नदी है आपकी राइन नदी, जिसे हम क्या कहते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं इसे, ठीक है। इस नदी का जो उद्गम है वो स्विट्जरलैंड के आल्प्स माउंटेन से होता है, जो जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में बहते हुए नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर में गिर जाती है। और यह नदी अपने मुख पर एक ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। कहाँ गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है। और यह नदी यूरोप का मेरुदंड कहलाती है, ठीक है। एक नदी की बात करी हमने यूके का मेरुदंड, क्या नदी नहीं, पर्वत की बात की थी वो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी क्या थी वो, ठीक है। तो कहलाती है, तथा इसे कोयला नदी भी कहते हैं, ठीक है, कोयला नदी भी कहते हैं। इसके मुहाने पर क्या है, एक रोटरडम बंदरगाह है स्थित है, जो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जो नीदरलैंड के समीप स्थित है। तो जितने पॉइंट है जल्दी से हम इन्हें कवर कर लेते हैं मानचित्र पे। तो यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये देखिए ये आपको देख रही होगी जो ब्लू है, ये राइन रिवर है। और ये राइन रिवर जो आपको बहते हुए ये ज्वारनद मुख का, ये देखिए कटाफट इस तरह से जो होता है, ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ठीक है, जब बढ़ जाती है धाराओं में। और यह रोटरडम बंदरगाह है, ठीक है। और इसी पर यहाँ पर नीदरलैंड है ये ऊपर, ठीक है। और रोटरडम जो बंदरगाह है वो क्या है, सबसे व्यस्त, ठीक है, व्यस्ततम, ठीक है, व्यस्तम बंदरगाह है ये, ठीक है, व्यस्तम बंदरगाह है रोटरडम, ठीक है। और कहाँ पर है ये, नीदरलैंड के पास ही स्थित है, ठीक है। कहाँ गिरती है, ये उत्तरी सागर में, ये नॉर्थ सी है, ठीक है, ये नॉर्थ सी है ऊपर, उत्तरी सागर में गिर जाती है, ठीक है। चलिए, ओडर नदी, स्प्री नदी, ठीक है। ओडर नदी पोलैंड देश में प्रवाहित होती है, जो अपने मुहाने पर ये भी क्या है, ज्वारनद मुख बनाती है और बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिर जाती है, ठीक है। बाल्टिक सागर में गिर, बाल्टिक सागर है, ठीक है। ये पोलैंड है, पोलैंड ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, इस तरह से ज्वारनद मुख बनाती है और कहाँ, बाल्टिक सागर में गिर जाती है। कौन सी, ओडर नदी। एक आपकी स्प्री नदी, ठीक है, स्प्री नदी है एक। इस नदी के तट पर एक क्या है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। वो कहाँ है, स्प्री नदी के तट पर। तो स्प्री को हम देख लेते हैं एक बार, मानचित्र में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शो नहीं हुई है, क्योंकि अगर हम उसको यूज करते तो अलग से हमें कोई मैप लेना पड़ता अलग से। तो ये जो नदी है देखिए, जो कहाँ से निकलती है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी है। और ये आपको देखे यहीं से, यहाँ से इसका, यहाँ से निकलती है ये इस तरह से, यहाँ है ये। और यहीं पर एक, यहीं से बहती हुई है ये इस तरह से। और यहीं पर है बर्लिन, एक शहर है बर्लिन, ठीक है, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी, वो यहीं पर इसी नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये आपकी, ठीक है, ये इस तरह से ये आपकी स्प्री नदी है, ठीक है। तो ओडर नदी और स्प्री नदी को देखा। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलें। तो झीलों के बारे में बात करें तो झीलों के बारे में एक वीडियो है पूरा, जिसमें विश्व की सारी झीलों को दिया गया, ठीक है। वो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा इसका और आई बटन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए झील इसमें दो हैं आपको, एक तो ओनेगा झील, एक लेडोगा झील, ठीक है। लेडोगा और ओनेगा दो झीलें हैं, और दोनों के दोनों जो झीलें हैं वो कहाँ है, रूस में स्थित है। और यूरोप की जो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, वो है आपकी लेडोगा, ठीक है। और ये मीठे पानी की झील है कौन सी, ये भी कौन सी, ओनेगा। तो दोनों के दोनों क्या है, मीठे पानी की झील हैं दोनों, ठीक है। मानचित्र में यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी ओनेगा झील है, ठीक है, और ये आपकी लेडोगा झील है, ठीक है। दोनों झीलें हैं, ठीक है, रूस, ठीक है, रूस में स्थित हैं दोनों, ठीक है। और ये आपका जो फिनलैंड दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये आपका फिनलैंड है। यहाँ पर फिनलैंड को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है झीलों का देश, ठीक है, झीलों का देश कहा जाता है, द कंट्री ऑफ लेक्स, ठीक है, कंट्री ऑफ लेक्स किसे बोला जाता है, वो फिनलैंड को बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर, लेकिन हमने जो
इम्पोर्टेंट जो हमने बात कही है, केवल 2 झीलें हैं इसमें, लेडोगा और ओनेगा 2 झीलें हैं, ठीक है। तो फिनलैंड है, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, और यहाँ की जो अधिकतर जो झीलें हैं इनका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, हिमानी अपरदन के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो यूरोप की 2 झीलें हैं, इनके बारे में हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं घास के मैदान। घास के मैदान में हम सबसे पहले देखें स्टेपी। स्टेपी का मतलब है ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ठीक है, दोनों में है। तो ये घास का मैदान यूक्रेन, रूस और मध्य एशिया में स्थित एक शीतोष्ण घास का मैदान है, और एक है आपका पुष्टाज, ठीक है। कहाँ पर है ये, हंगरी में स्थित है, और कैसा है ये, एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो गेहूं की खेती हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। तो स्टेपीज और पुष्टाज दोनों के दोनों कैसे हैं, एक तो ये शीतोष्ण है, ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान है। स्टेपी आपको रूस, यूक्रेन और मध्य एशिया में मिलेगा, और ठीक है, और ये दोनों, और अगर हम बात करें महाद्वीपों के तो एशिया महाद्वीप में भी है ये, और आपका यूरोप महाद्वीप में भी है, ठीक है, दोनों महाद्वीपों में है स्टेपीज। और जो पुष्टाज है वो आपको हंगरी में मिलेगा केवल, ठीक है, वो हंगरी में है, और कहाँ पर कैसा है, एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोनों हमने घास के मैदान ये देखे, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम कुछ जल संधियाँ, ठीक है। जल संधि इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम के लिए, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉस्फोरस की जल संधि, ठीक है। तो काला सागर और मरमरा सागर देखे को जोड़ती है, ठीक है, और एशिया और यूरोप को अलग करती है, ठीक है। तो पहले तो जल संधि का मतलब होता है या तो वो 2 वाटर बॉडी जो होंगे उनको आपस में ज्वाइंट करेगी, जोड़ेगी, और जो लैंड बॉडी होंगी उनको वो अलग अलग करती हैं, ठीक है। तो बॉस्फोरस की जो जल संधि है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, वो देखने को हम वो देखते हैं। तो ब्लैक सी और मरमरा सागर, ठीक है, देखिए ये ब्लैक सी है, और ये आपका कौन सा, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सी ऑफ मरमरा, ठीक है। इन दोनों को तो ये क्या करता है, जोड़ती है। तो यहाँ पर है ये, ठीक है, यहाँ से है ये इस तरह से, कौन सी, बॉस्फोरस की जल संधि। और ये किस किस को अलग करता है, एशिया और यूरोप दोनों को अलग करता है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये आपको जो हिस्सा है इतना ये यूरोप का हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है नीचे ये आपका एशिया का हिस्सा है, ठीक है। तो दोनों एक जल संधि हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। बॉस्फोरस की जल संधि जोड़ती है काला सागर, ठीक है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, और यूरोप, ठीक है, यूरोप है ये, और इधर हमारा आपका एशिया है, इन दोनों को ये अलग अलग करती है। डोवर जल संधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डोवर जल संधि, ठीक है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल, ठीक है, जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, ठीक है। किस किस को जोड़ती है, देखिए यहाँ पर ये आपको देखे स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये उधर आपका नॉर्थ सी है, और नीचे आपका इंग्लिश चैनल है, इन दोनों को ये अलग अलग जोड़ती है। और अलग किसको करती है, देखिए नीचे फ्रांस, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है, इन दोनों को ये अलग करती है, ठीक है। तो दोनों इनको अलग करती है और इन दोनों को ये जोड़ती है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, जल संधि डोवर जल संधि, ठीक है, याद हो गया। चलिए तो आगे हैं जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो क्या है, देखिए दो देश हैं, एक तो नीचे आपका मोरक्को, ठीक है, और ऊपर आपको मिलेगा स्पेन। दोनों को अलग करती है और जोड़ती किस किस को, एक तो मेडिटेरियन सी है, ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है, कुछ अलग भाषा में ये। तो ये इन दोनों को अलग अलग कर जोड़ती है, ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्पेन और मोरक्को को अलग अलग करती है। जो मोरक्को है वो किसका हिस्सा है, वो आपका अफ्रीका का हिस्सा है, ठीक है, ये अफ्रीका का हिस्सा है, और ये क्या है, यूरोप का हिस्सा। कभी कभी ये पूछा भी जाता कि एक वह कौन सी जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग अलग करती है, तो वो यही है आपकी जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। क्रीच जल संधि, क्रीच जल संधि आपकी यहाँ पर है। तो ये जल संधि क्या कर देखे, अजोब सागर, ठीक है, ये आपका अजोब सागर है यहाँ पर, ये
ये अजोब सागर है और नीचे आपका है ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर। तो इन दोनों को ये अलग अलग करेगी तो यहाँ पर है ये वाली, ठीक है, ये जो है ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ क्रीच, ठीक है, क्रीच जल संधि है ये। और किस किस को जोड़ती है, ये अलग करती है। तो इधर आपको दिख रहा होगा यूक्रेन, ठीक है, ये आपका यूक्रेन है और नीचे आपका कौन सा है, ये क्रीमिया, ठीक है, ये आपका क्रीमिया, इधर ये आपका क्रीमिया है ये। तो इनको ये क्या करती है, ये इनसे अलग, इनको अलग करती है और जोड़ती है दोनों को, अजोब सागर और ब्लैक सी, ठीक है, सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी, इन दोनों को आपस में जोड़ती है क्रीच जल संधि। यहाँ पर ये क्रीच जल संधि आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए डार्डेनिलीज जल संधि, ठीक है, डार्डेनिलीज ये भी देखिए कहाँ पर है, ये भी आपको मिलेगी तो मरमरा सागर, ठीक है, सी ऑफ मरमरा, देखिए अभी देखा था हमने नीचे सी ऑफ मरमरा, तो ये आपका सी ऑफ मरमरा है। और क्या है, एक एजेशियन सी, ठीक है, एजेशियन सी, एजियन सी, ठीक है, एजियन सी और मरमरा सागर को जोड़ती है। और यहाँ पर है ये जल संधि दो देशों को अलग करते हैं, किस किस को, एक तो टर्की है, ठीक है, तुर्की, और एक इधर भी कौन सा, ये भी है, ये भी तुर्की है। लेकिन दोनों क्या हैं, ये जो तुर्की है ये तो आपका है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। तो इन दोनों को ये अलग करती है, ठीक है। मतलब जो टर्की है, टर्की को उसकी मुख्य भूमि से अलग करती है। और इस्तांबुल, अगर उसमें जो थोड़ा डीप में जाएं तो हम देखेंगे इस्तांबुल को शेष तुर्की से अलग करती है, ठीक है, इस्तांबुल को शेष तुर्की से अलग करती है डार्डेनलीज की जल संधि, जो मरमरा सागर और एजियन सागर को आपस में जोड़ती है। मेर्सिना जल संधि, ये जल संधि इटली के पास स्थित है, जो सिसिली द्वीप को इटली से अलग करती है ओ तथा आयोनियन सागर को टिहेरिनियन सागर से जोड़ती है, ठीक है, टिहेरियन सागर से तो जोड़ती है। तो इधर आपका यहाँ देख रहे होंगे ये टिहेरियन सागर है, ठीक है, और ये आपका आयोनियन सागर है, ठीक है। तो नियन से याद रखते हैं मेरिसिना, ठीक है। तो दोनों को, इन दोनों को ये अलग करती है। और किस किस को जोड़ती तो किस किस को है, टिहेरियंस और ओनियन सागर को, दोनों को जोड़ती है। अलग किसको करती है, तो इटली, ठीक है, इटली को अलग करती है। किससे करती है, इटली का एक द्वीप है सिसिली द्वीप, ठीक है, इसको अलग करते हैं मुख्य भूमि इटली से। तो यहाँ पे जो प्लस का निशान दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मेर्सिना की जल संधि, ठीक है, ये मेर्सिना की जल संधि यहाँ पर ये, ठीक है। तो क्लियर हो गई मेर्सिना जल संधि और डार्डेनिलीज की जल संधि। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अब अलग अलग, ठीक है, जो अब तो यूरोप महाद्वीप को हमने अधिकतर मैप के हिसाब से देख लिया है, लेकिन अब कुछ अलग अलग जो कुछ पॉइंट हैं जिन्हें मैप पर नहीं देख सकते अच्छे से, उन्हें हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए, यूरोप महाद्वीप पर स्थित सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है, यूरोप महाद्वीप पर स्थित सबसे पश्चिमी राजधानी, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर में कौन सी राजधानी थी बताई थी हमने, आइसलैंड की राजधानी थी कौन सी, रिजविक, ठीक है, जो दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी भी, आर्कटिक वृत्त के एकदम नज़दीक। दूसरा, यूरोप महाद्वीप पर स्थित सबसे पूर्वी राजधानी, ठीक है, रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है, जो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है, लेकिन ये कहाँ पड़ती है, ये यूरोप में पड़ती है, रूस एशिया महाद्वीप में नहीं है। कहाँ है ये, यूरोप महाद्वीप में है। विश्व में एकमात्र ऐसा देश आइसलैंड की राजधानी रेक्जविक है, जो उत्तरी ध्रुव के सबसे अधिक समीप स्थित एक राजधानी, जो हम पहले देख चुके हैं। फिनलैंड के पूर्व में स्थित रूस के अंतर्गत कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह है, कौन सा, मुर्मुस्क बंदरगाह है, ठीक है। और कोला प्रायद्वीप के ध्रुवीय जलवायु का क्षेत्र होने के बावजूद मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। क्यों खुला रहता है, इसका कारण यह है कि अटलांटिक महासागर से होकर गुजरने वाली
जो उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा है वो कोला प्रायद्वीप के समीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यही कारण है कि ये जो मुर्मुस्क बंदरगाह है मतलब हर वर्ष भर खुला रहता है, मतलब इससे वर्ष भर चलता रहता है, ये वर्ष भर इससे काम होता रहता है। ठीक है, तो कुछ 4-5 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है तो ये कौन सी गर्म जलधारा है। ठीक है, यूरोप में, और ये इसे क्या कहते हैं, यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खेल का जो सामान है, ठीक है, खेल का मैदान इसे कहा जाता है, किसको, स्विट्जरलैंड को। ठीक है, और स्विट्जरलैंड सबसे सुंदर घड़ियों के निर्माण के लिए भी इसे जाना जाता है। और नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। और इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। और इस प्रकार जो प्राप्त भूमि है उसे हम पोल्डर कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कि किसको पोल्डर किसे कहते हैं। पोल्डर होते हैं क्योंकि नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ में बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त कर ली और इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। और इससे जो प्राप्त जो भूमि हुई है उसे हम कहते हैं पोल्डर। ठीक है, फ्रांस को वाइनयार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। जो नॉर्वे का जो देखा होगा ना वो ऊपर की तरफ है और वो इस तरह से आपने देखा होगा। ठीक है, तो जो कटा जिसका जो देश का जो तट होता है वो कटा फटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्योर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्वे को क्या कहते हैं, नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। जिस देश का जो तट होता है वो कटा फटा होता है वो उन्हें हम फ्योर्ड कहते हैं। ठीक है, तो फ्योर्ड वाली बात को याद रखेंगे। फ्योर्ड पूछा जाता है कि फ्योर्ड वाला जो तट है वो किस देश में हमें मिलता है, तो कहाँ मिलता है, वो नॉर्वे में मिलता है। ठीक है, नॉर्वे। रूस व टर्की दोनों देश यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित हैं। ठीक है, देख लिया हमने। रूस की राजधानी जो मॉस्को थी वो यूरोप में है। ठीक है, और जो टर्की है वो भी दोनों देशों में अलग अलग है, मतलब यूरोप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है। कील नहर, ठीक है, कील नहर डेनमार्क और जर्मनी के मध्य स्थित है और यह झील उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से अलग करती है। झील नहीं है, ये कील है ये। ठीक है, यह कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। और कौन कौन से हैं मास्को में, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लेडोगा झील। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। किसे, मास्को को। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में क्या है, ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में जो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है ये उसको रास्ता बताता, उसका मार्ग है। ठीक है, आने जाने के लिए। और इसी तरह ऑस्ट्रिया और इटली के जो बीच में कौन सा है वो है ब्रेनर दर्रा। ठीक है, जो आने जाने का आवागमन का मार्ग प्रदान करता है, मार्ग बताता है। ठीक है, फ्रांस को भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। ठीक है, तो लघु यूरोप किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपको फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस और यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूरोप हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए शैंपेन शराब के यहाँ ये प्रश्न पूछा गया कि जो शैंपेन शराब है वो कहाँ पर बनती है। ठीक है, सबसे अधिक, तो ये कहाँ पे बनती है, आपके फ्रांस में सबसे अधिक बनती है। फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। किसे, फ्रांस को कहा जाता है। और एक नॉर्वे है, नॉर्वे को क्या कहा जाता है, इसे कहा था मिडनाइट लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य है। ठीक है, याद रखेंगे मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका नॉर्वे को कहा जाता है। क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में क्या होता है कि मध्य मई से जुलाई के अंत तक सूर्य अस्त नहीं होता। ठीक है, और उधर नवंबर के अंत से लेकर के जनवरी के अंत तक सूर्य उदय ही नहीं होता यहाँ पर। तो डूबते सूरज का देश इंग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम
यहाँ जो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य, इसीलिए कहा जाता है कि मई से लेकर के जुलाई तक के अंत तक यहाँ पर सूर्य अस्त ही नहीं होता, और नवंबर से जनवरी तक, ठीक है, यहाँ पर सूर्य उदय ही नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण का जो प्रारंभ करने वाले पहले इसी महाद्वीप में हुआ था, और पुनर्जागरण का जो अग्रदूत इटली के महान कवि दांते, ठीक है, को कहा जाता है, जो 1260 से 1331 तक का इनका जीवन काल है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी जो क्या है, पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर स्थित है, और यह विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, और यह फ्रांस की राजधानी है। कौन सी है फ्रांस की राजधानी? पेरिस। किसी नदी के तट पर है? यह है सीन नदी के तट पर है, ठीक है। और इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। फैशन की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रांस, ठीक है। फै फॉर फ्रांस और फै से फैशन, ठीक है। तो थैंक यू। पूरा यूरोप को हमने देख लिया। यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें इसको, और टेलीग्राम चैनल है इसके जाकर के ज्वाइन कर लें। तो वीडियो को आप पूरा देखें, और इसमें मुझे भी लगा कि पर्दे बताते समय, कराते समय कुछ कमी है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या है, क्योंकि जो आज मेरी जो तबीयत है वो आज अच्छी नहीं है, इसीलिए आज ये वीडियो थोड़ा बनाना पड़ा मुझे। और लेकिन तबीयत की वजह से या तो आपको कुछ साउंड इफ़ेक्ट दिख सकता है यहाँ पर, या एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख सकता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा इग्नोर करें, और अपना जो पूरा वीडियो एक बार देखें उससे अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्विज भी देखते हैं, क्विज लेकर आते हैं, क्विज चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो